हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। आपको सफ़र शुरू करते हैं। आज वापस हम एनीमिया का एक और टाइप लेके आए, प्लास्टिक एनीमिया। पिछली वीडियो में हमने इसमें एनीमिया के अंदर एनीमिया की डेफिनेशन, इसके क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट, पॉजिटिव फैक्टर बहुत इजी वे में समझे थे। तो दोस्तों प्लास्टिक एनीमिया शुरुआत करते हैं। प्लास्टिक एनीमिया इज रेयर बट सीरियस ब्लड डिसऑर्डर इन विच द बोन मेरो फेल टू प्रोड्यूस इनफ न्यू ब्लड सेल्स। अब इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो बोन मेरो, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, एक मिनट में इसके अंदर आपके हाइलाइटर ले लेता हूँ। बोन मेरो के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों, बोन मेरो फेल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो जितनी भी ब्लड सेल्स होती है, चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, बोन मेरो की स्टेम सेल से प्रोड्यूस होती है, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस पार करने के बाद वो ब्लड वेसल्स के अंदर आती है। अब इसमें बोन मेरो की वजह से बोन मेरो सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। अब बोन मेरो में कई तरह के मतलब वेरियस डिसऑर्डर हो सकते हैं, चाहे वो कैंसर हो सकता है बोन मेरो का, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी काइंड ऑफ अनोर्मलिटीज लीड टू द प्लास्टिक एनीमिया। ये इफेक्ट करता है आरबीसी को, वाइट ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट को। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप ध्यान देना, तीनों सेल्स इफेक्ट हो रही। अब तीनों सेल्स इफेक्ट हो रही मतलब तीनों का फंक्शन भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। ये एक रिपोर्ट है एग्जाम्पल के तौर पे कि आप अगर प्लास्टिक एनीमिया को पहचानना हो तो इसमें आप देख सकते हैं, एक तो नॉर्मल रेंज है, एक रिजल्ट है। वाइट ब्लड सेल्स देखिए 1,000 ही, जो कि 4 से 11,000 रहनी चाहिए। आरबीसी इसमें 2.5 ही रह गए, जो कि 4.2 6.1 मिलियन के हिसाब से। हीमोग्लोबिन 8 ही हो गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसके अंदर हीमेटोक्रिट, जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, वो भी कम हो गई। ठीक है, मीन कॉर्पस का वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो ठीक है। पर मीन MCH 32, ये भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे रेड प्लेटलेट डाउन कम हो गई है ना। रेटिकुलोसाइट, यानी रेटिकुलोसाइट वो काउंट होती है जो इमेच्योर काउंट होती है ना। ठीक है ना। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि ब्लड में WBC काउंट कम, हीमोग्लोबिन कम, प्लेटलेट कम। तो ये एक प्लास्टिक एनीमिया का उदाहरण होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बोन मेरो सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब ये कॉजेज स्टेम सेल डैमेज है ना। प्राइमरी कॉज तो वही कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जिससे आपकी सारी सेल बनती है, वो प्रोडक्शन इम्पेयर हो गया। इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर हो गया जो कि मिस्टेकली आपकी स्टेम सेल को अटैक कर रही है। टॉक्सिक एक्सपोजर, एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल इससे जिसमें बेंजीन से एक्सपोजर हो रहा है, रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है, तो उस पेशेंट को प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन आपके लीड कर सकता है स्टेम सेल को। अल्टीमेटली आप सभी पॉजिटिव फैक्टर में देखिए, सभी जगह स्टेम सेल डैमेज हो रही है। स्टेम सेल डैमेज हो रही है तो अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट आ रहा है, आपकी ब्लड सेल्स पे इफेक्ट आ रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फटीग रहेगा, क्योंकि फीलिंग टाइटनेस, बिकॉज जो आरबीसी, जो ऑक्सीजन, क्योंकि अगर आप इसका रेशनल ढूंढेंगे तो आरबीसी क्या होता है कि ऑक्सीजन ले जाती है सेल के पास, तो सेल उस ऑक्सीजन को लेके मेटाबॉलिक डिमांड करती है और एनर्जी करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब न तो आपके पास आरबीसी इतनी सफिशिएंट है तो ऑक्सीजन कैरी भी इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाएगी और मेटाबॉलिक डिमांड भी नहीं हो पाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है ब्लड की। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट रहेगी, क्योंकि एनीमिया होने की वजह से हार्ट कंपेंसेट करता है कंटिन्यूसली उसको आउटपुट मेंटेन करने के लिए, तो हार्ट टेकिकार्डिया बना रहेगा। पेल स्किन रहेगी, क्योंकि डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि आपकी बॉडी में स्किन का जो कलर है रेड पिगमेंटेशन, रेड मतलब स्किन आप जो पिंक रेड रहती है वो रेड ब्लड सेल्स के कारण रहती है। या यूं समझ सकते हैं, अगर आप अपना ब्लड सैंपल लेते हैं तो आपको ना तो WBC दिखती है ना प्लेटलेट दिखती है, केवल केवल आपको रेड कलर की सबसे ज़्यादा क्या दिखती है, रेड ब्लड सेल्स दिखती है, क्योंकि मेजोरिटी उसी का पिगमेंटेशन होता है। वाइट ब्लड कलरलेस होती है। फ्रिक्वेंट और प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन, लो वाइट ब्लड सेल्स जो कि आपकी इन्फेक्शंस के फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अगर कम हो गई तो आपको जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, फीवर रहेगा, अनएक्सप्लेक्स और इजी ब्रूजिंग। जल्दी से चोट लगने पे आपको पूरा मतलब चोट लगने से आपको क्या हो सकता है, स्किन के अंदर ब्लीडिंग दिख सकती है और नोज ब्लीड हो सकती है। ये तो तीनों ही आपको सिम्टम दिख गए कि WBC के कम होने से, RBC के कम होने से और प्लेटलेट के कम होने से ये सिम्टम्स अगर कंटिन्यू पेशेंट को है तो एप्लास्टिक एनीमिया। मेडिकल मैनेजमेंट आपको क्या करना है, आपको आरबीसी भी ट्रांसफ्यूज करनी पड़ सकती है, प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूज करनी पड़ सकती है। ठीक है ना। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और WBC को रिप्लेसमेंट लेती है, उसके लिए आप एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर कर सकते हैं। ग्रोथ फैक्टर मेडिकेशन लाइक ग्रोथ फैक्टर आप इरिथ्रोपोइटिन होता है ना, जो कि किडनी उससे क्या करती है कि किडनी से वैसे इन आपके किडनी के द्वारा सिक्रेट होने वाला इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो कि आपकी इरिथ्रोपोइसिस स्टेज में काम आता है।
पर ड्यू टू द डेफिशिएंसी इरिथ्रोपोइटिन अगर काम नहीं कर रहा है तो बाहर से भी आप इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन डॉक्टर रिकमेंडेड करता है, या फिर ग्रेनुलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटी फंगल दे सकते हैं, प्रिवेंट टू इन्फेक्शन। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इम्यून की वजह से अगर बोन मेरो डैमेज हो रहा है तो उसके लिए आप एंटी थाइमोसाइट्स ग्लोबुलिन एंड साइक्लोस्पोरिन इज ए काइंड ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स जो कि आपकी इम्यून को सप्रेस करके चलेगा, जिससे आपकी बोन मेरो डैमेज, स्टेम सेल डैमेज नहीं होती है। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता तो लास्ट में आपको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है दोस्तों। अवॉइडेंस ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिन, अगर ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा है तो इजीली आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं लीव ऑक्यूपेशंस, आप उस चीज़ को क्विट करें। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग भाई अब अंडरलाइंग कोजेस को फाइंड आउट करें कि भाई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या किसी और वजह से हो रही, तो आप उसको ट्रीट कीजिए, है ना दोस्तों। इसी रो में हम आज सिकल सेल एनीमिया को भी कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया में दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया समझ में आ गया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है, हंसियाकार जिसे कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अबनॉर्मल 100%, देयर इज नो अनदर कॉज, ओनली जेनेटिक इसका माना जाता है कि JAK2 जीन का अबनॉर्मल म्यूटेशन होने की वजह से इसके अंदर जो सिकल जो आरबीसी का जो शेप रहता है, डिस्क शेप और आप डॉगनट शेप की कहते हैं, वो एक सिकल शेप की हो जाती है, तो इससे ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती। तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया। आइए दोस्तों इसे पढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द शेप एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी सेल्स आर द सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, ये आप जानते हैं। देखिए शेप अगेन, अफेक्ट द शेप ऑफ द बॉडी। नॉर्मली दे राउंड एंड फ्लेक्सिबल विच अलाउ देम टू मूव इजीली थ्रू आउट ब्लड वेसल। अब ये ऐसी शेप की होती है, राउंड और फ्लेक्सिबल होती है कि जो इजीली ब्लड वेसल्स में फ्लो हो सकती है। हाउएवर इन सिकल सेल एनीमिया सम रेड ब्लड सेल्स हैव ए सिकल और क्रिजेंट शेप, सिकल शेप है ना। दिस सिकल सेल्स आर रिजिड एंड स्टिकी। अब ऐसी होती है कि वो स्टिकी, चिपकने लग जाती है आपस में एक जगह, क्लॉट भी बन जाता है। एंड दे कैन ब्लॉक द ब्लड फ्लो इन स्मॉल वेसल्स। अब वो कहीं पे भी अगर स्टिक हो गई तो स्मॉल ब्लड वेसल्स कैपिलरीज में जाके वो क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से उस पार्ट में इस्चीमा डेवलप हो सकता है, पेन बना रह सकता है, और अगर ज़्यादा ही कंटिन्यूस रहा तो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट आपको मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। कॉजेस जेनेटिक म्यूटेशन ऑलवेज इज द 100% के भी 2 कॉपी। इसमें एक सिकल सेल ट्रेट होता है जो आगे समझाऊंगा, पर जीन का आप ध्यान रखें। हीमोग्लोबिन अबनॉर्मलिटी, जो हीमोग्लोबिन शेप अबनॉर्मल हो जाता है उस हीमोग्लोबिन को नाम दिया जाता है हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन ए इज नॉर्मल, हीमोग्लोबिन एस इज द अबनॉर्मल शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन, उसे हम नाम दे देते हैं। ये एक सिकल सेल ट्रेट। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, एक ब्लू कलर का नॉर्मल जीन है, एक रेड कलर का आपका सिकल जीन है। अब इसमें अगर दोनों पेरेंट्स में अगर 4 इनकी संतानें होते तो एक, अगर दोनों इसमें ब्लू हो गए तो ये नॉर्मल हो सकता है। अगर ये एक अबनॉर्मल एक नॉर्मल होता तो ये कहलाता है सिकल सेल ट्रेट कहलाता है। देयर इज कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत हो जाना, सिकल सेल ट्रेट एंड सिकल सेल एनीमिया। अगर दोनों अबनॉर्मल हो गए तो सिकल सेल एनीमिया, इस पेशेंट की डेथ होना तय हो जाती है, क्योंकि इसमें सारे सेल्स जो आरबीसी थी वो सिकल सेल्स की हो चुकी है। सिकल सेल के ट्रेट के पेशेंट जिंदा रह सकते हैं अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई तो। कॉम्प्लिकेशन अगर जैसे कि अगर वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में चले गए, इनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, तो सिकल सेल एनीमिया को साइन एंड सिम्टम, सिकल सेल ट्रेट वाले पेशेंट को साइन एंड सिम्टम दिख सकते हैं। मैंने यही लाइन लिखी, सिकल सेल ट्रेट इज अ जेनेटिक कंडीशन इन विच ए पर्सन इनहेरेंट 1 नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन फ्रॉम 1 पेरेंट एंड 1 अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन फ्रॉम अनदर पेरेंट, है ना, समझ गए ना, एक नॉर्मल एक अबनॉर्मल। दिस मीन दे हैव ए मिक्स ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल जीन। पीपल विद सिकल सेल ट्रेट आर जनरली हेल्थी। I repeat, people with sickle cell anemia, जो trait है, sorry not anemia, are generally healthy but don't usually have symptoms. People who inherit only 1 copy of HBC gene have sickle cell trait, which mean they can pass on the gene to their children. वही सेम पीछे का, but they usually do not have symptoms. They produce both normal hemoglobin A, क्योंकि उसके पास HbA normal kind of gene, HbS is abnormal gene present, and the presence of HbA prevent the formation of sickle cell. That's HbA gene is prevent the shape of sickle cell, इसको सिकल सेल होने में बचा रहा है। बट इन सिचुएशन सच एज ए लो ऑक्सीजन लेवल, हाई एल्टीट्यूड, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन इज लीड टू द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कर सकता है पेशेंट को,
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेम एनीमिया का रहेंगे, उसको वही फटीग, वीकनेस, पेलनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो आरबीसी का काम है वो अब सिकल सेल की वजह से होने से नहीं कर पा रही है। पेन इसलिए बना रहेगा क्योंकि वो जो सिकल सेल है वो स्मॉल कैपिलरीज में फंस जाने के कारण वो पेन कर रही है, ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो इस चीज में बना रहेगा, मैंने आपको बता दिया। स्वेलिंग रह सकता है क्योंकि वो अब आपका ब्लड सर्कुलेशन का ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिगड़ गया तो आपको स्वेलिंग एडिमा दिख सकती है। इन्फेक्शन बना रहेगा क्योंकि अब सेल की मेटाबॉलिक डिमांड पूरी नहीं हो रही इस वजह से। और स्प्लीन क्योंकि जो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने के कारण उसका लाइफ स्पैन 120 दिन नहीं हो रहा और वो पहले डिसेक्शन किया जा रहा है स्प्लीन, क्योंकि अबनॉर्मल होने के कारण आपकी जो स्प्लीन होती है उससे एज ए एंटीजन, फॉरेन एंटीजन मानने के कारण उस सिकल शेप को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो स्प्लीन की साइज भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, एनलार्ज होने लग जाती है। स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, और स्प्लीन में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो कि एक बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है, तो वो भी क्या हो सकता है आपका कम होने के कारण इन्फेक्शन बना जा सकता है। अगर वो सेरिब्रल आर्टरी में फंस जाता है तो स्ट्रोक हो सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों की बहुत कम होती है इसमें, और अदर कॉम्प्लिकेशन, विजन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम आपको इसमें बनी रह सकती है सिकल सेल होने। डायग्नोस्टिक में आपको क्या कराना है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट करवाना आपको, जो कि एक सेपरेट करता है HbA को और HbA को, ताकि पता लग जाए। सिकल सोल्युबिलिटी टेस्ट करवाना आपको, रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट है ये भी। CBC करवा के आप पता लगवा सकते हैं। PBF करवा सकते हैं जिसमें आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ थिन ब्लड सैंपल का इसमें साइज और शेप पता लगा सकते हैं, और जेनेटिक टेस्टिंग आपको इसमें पता लगानी। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया का इस तरह से हाइड्रोक्सी यूरिया देंगे। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, इज ए काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन द फीटस एंड देयर फंक्शन ऑफ high binding oxygen capacity of hemoglobin F. So hydroxyurea given to the patient is increase the production of fetal hemoglobin to prevent sickling of red blood cells. Indication है reducing frequency of pain crisis, acute chest syndrome and need for blood transfusion. इसका ये इंडिकेशन है। पेन मैनेजमेंट के लिए आप दे सकते हैं इसे नॉन ऑपोइड्स एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, ठीक है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, हेल्थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, वो आपको अगर उसमें सिकल शेप हो रहा है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। फोलिक एसिड के सप्लीमेंट दे सकते हैं, और पेनिसिलिन का आप इन्फेक्शन के लिए, प्रोफाइलिक्सिस के लिए दे सकते हैं दोस्तों। वैक्सीनेशन कर सकते हैं, रूटीन वैक्सीनेशन इंक्लूड न्यूमोकोकल एंड मेनिंगोकोकल वैक्सीन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन के पर्टिकुलर डेंजर्स, है ना। पर्टिकुलर सिकल सेल एनीमिया को आपको वैक्सीनेशन करना पड़ता है, और लास्ट में ऑप्शन आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम दोनों इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया। आगे जो हम वीडियो में बनाऊंगा इसकी सीरीज में पॉलीसाइथेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कवर करेंगे, उसके बाद जो भी बचेंगे अपन वो एक वीडियो में करेक्ट करेंगे। मैं आपसे ये विनती यही करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।